नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 36 की बात करेंगे। दोस्तों, 35 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज रहते हैं, प्रश्न रहते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। हर एक क्लास, हर कंसेप्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी परिवार है, शिक्षा का चैनल है, एजुकेशन चैनल यूट्यूब चैनल है। पहला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है। इस प्रैक्टिस सेट में भी हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, लाजवाब प्रश्न रहेंगे और 20 में से आपके स्कोर क्या है, 12 प्लस है, 15 प्लस है या 20 ऑफ 20 है, आप लोगों को कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से जरूर बताना है। तो पहला प्रश्न दोस्तों है आज की क्लास, इस सेशन, इस प्रैक्टिस सेट का, कि मधुमक्खियों का पालना कहलाता है सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, हर्टिकल्चर या एपीकल्चर कहलाता है। अगर आपको पता है, काफ़ी सारे हम जॉब आपके कंसेप्ट वाइज क्लासेस कर रहे थे, तो ये सारे प्रश्न हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बट प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न आपके लिए ला रहे हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो मधुमक्खियों का पालना आपका एपीकल्चर कहलाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है। जो स्पंज के सिरे पर जो स्थित बड़ा छिद्र होता है वह क्या कहलाएगा, ऑस्ट्रिया, ट्रेकिया, रेडिया, अस्कुलम। अब आप बोलेंगे किसकी छिद्र की बात करें, किसके स्पंज की बात करेंगे, तो पहले हम आंसर जान लेते हैं। इसका होगा ऑस्कुलम। आप जानते हैं किस छिद्र की बात कर रहे हैं। देखिए, इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे होकर जल, ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है, जिसे ऑस्टिया कहते हैं। और इनके अग्रभाग पर एक बड़ा छिद्र होता है जिससे जल बाहर निकलता है, जिसे ओस्कुलम कहते हैं। हम इसकी बात कर रहे थे। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। देखिए, हर एक कड़ी, हर एक सेशन जो है पिछले क्लास से जुड़ी होती है, इसलिए पिछले क्लास का रिवीजन या वीडियो क्लासेस देखकर जरूर आएँ, तभी ये अगले क्लास आपको आसानी से समझ में आती है। ठीक है, तो कंटिन्यू देखते रहें, क्लासेस ज्वाइन करते रहें। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथियों का। हर एक भाई बहन गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। तो श्वसन की क्रिया दोस्तों संपन्न होती है हरित लवकों में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सभी कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। फोर्थ नंबर प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितने होती है या कितने प्रतिशत होती है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। 4, 8, 12, 16। तो हमारी छोड़ी हुई सांस, जो हम सांस छोड़ते हैं हवा में, तो CO2 की उसमें मात्रा लगभग कितने होती है, तो 4% होती है, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रेब्स चक्र की बात करेंगे। पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है, फ्यूमेरिक अम्ल का, लैक्टिक अम्ल का, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। छठवां प्रश्न दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है फ्यूमेरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, जल या लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे। सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या बताना है कि अनाक्सी श्वसन का अंतिम। सातवां प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में, यानी हमारे और आपके शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है, यूरिया, अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट या यूरिक अम्ल की बात करेंगे। सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जी हाँ, शरीर के या मनुष्य के, आपके और हमारे शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट जो होता है वह कौन सा होता है, हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, यूरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, ये मुख्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि शरीर में एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल तथा एल्किलाइड के विघटन से बनते हैं। और मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ पहला यूरिया आएगा, इसके बाद यूरिक अम्ल,
फिर क्रिएटिन, फिर क्रिएटिनिन, फिर आपका अमोनिया आता है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ की बात करेंगे। 8वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न आ चुका है, हर एक भाई बहन सभी का वेलकम है। सभी लोग ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए। सभी प्यारे मित्रों का, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है दोस्तों, तो सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है, सभी जानते हैं। हम बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। हृदय में होता है, तिल्ली में होता है, यकृत में होता है, या दोस्तों वृक्क में होता है। 8वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो आपका कमेंट क्या आना चाहिए, किस ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, यकृत की बात कर रहे हैं। यकृत में यूरिया जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के एक सेट का अंत उत्पाद है। और दोस्तों यकृत में उत्पादित यूरिया को गुर्दे में ले जाया जाता है और अंत में मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होता है। और यूरिया अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होता है। किससे है, यूरिया अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होता है। तो यूरिया का निर्माण किससे होता है, अमोनिया और CO2। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों शरीर में जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसे हम सोडियम, पोटेशियम, अन्य मिनरल्स जो होते हैं, इनका संतुलन बनाने का काम किडनी करती है। कई बार आता है कि शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड जो मिनरल्स होते हैं, उनका संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है, तो किडनी कार्य करती है। और किडनी में 2 हार्मोन होते हैं। कई बार प्रश्न आता है किडनी में कितने हार्मोन होते हैं, 2 होते हैं। पहला कौन सा होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, जबकि एक हार्मोन बोन मैरो में जाकर रेड ब्लड सेल्स या RBC बनाता है, रेड ब्लड बैंक या रेड ब्लड सेल्स की बात करेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे खून बनता है, ब्लड बनता है। और किडनी कैल्शियम बनाने का भी कार्य करती है, ये आपको ध्यान देना है, किडनी कैल्शियम बनाने का भी काम करती है। 9वां प्रश्न क्या दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं, फेफड़े में, हृदय में, यकृत में, या वृक्क की बात कर रहे हैं। तो रक्त की जो अशुद्धियाँ होती हैं तो किस अंग में जाकर छनती हैं, जैसे हम पानी या चाय छानते हैं गर्मियों में, ठीक है। तो ये किसका करार है, वृक्क या किडनी की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है, हम वृक्क की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है, इसके बाद 10 प्लस और करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन MCQs कंप्लीट करेंगे इस सेशन, इस प्रैक्टिस सेट के बात करेंगे। आपका कमेंट सर्वोपरि है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम, बाइल, कोलेस्ट्रॉल या रुधिर के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, हम बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, सभी कमेंट कीजिएगा। यूरोक्रोम, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो वह दोस्तों यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है, यकृत से, आमाशय से, वृक्क से, या हृदय से। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट क्या करना है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, यह वृक्क से संबंधित हो जाएगा। नेफ्रॉन जो है किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह एक रीनल कॉर्पस्कल और एक रीनल ट्यूब्यूल से बनता है। और वृक्क वाहिनी में केशिका के एक गुच्छे होते हैं जिन्हें ग्लोमेरुल्स कहा जाता है। और इनमें से एक बोमन कैप्सूल होता है जो वृक्क नलिका कैप्सूल से फैली हुई होती है। 12वां प्रश्न क्या दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न यह है कि कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो कृत्रिम गुर्दा होता है, कृत्रिम मतलब सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम की बात करेंगे। तो कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परासरण सिद्धांत पर, सक्रिय परिवहन के सिद्धांत पर, विसरण के सिद्धांत पर, या डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो कृत्रिम गुर्दा होता है दोस्तों वह डायलिसिस के सिद्धांतों पर कार्य करता है। अगर हम इसे आसानी से समझें कि कृत्रिम किडनी मरीज और हीमोडायलिसिस मशीन के बीच में रहकर खून का शुद्धिकरण का कार्य करती है। खून शुद्धिकरण के लिए हीमोडायलिसिस मशीन के अंदर नहीं जाता। कृत्रिम किडनी में खून का शुद्धिकरण डायलिसिस मशीन द्वारा पहुंचाए गए खास प्रकार के द्रव डायलिस्टेट की मदद से होता है। किससे मदद होता है, डायलिसेट की मदद से होता है। 13वां प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाया जाता है, रक्त में, मूत्र में, वृक्क में, किडनी में, ठीक है। तो इसका निर्माण तो सभी लोग हम वृक्क से संबंधित है, लेकिन प्रश्न थोड़ा अलग है कि मानव शरीर में यूरिया अधिकतम मात्रा में,
तो अधिकतम मात्रा में किसमें पाया जाता है? हम बात करेंगे, बात किसकी बात कर रहे हैं? मूत्र की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। देखिए, मूत्र में 95% पानी होता है और यूरिया 2.5% होता है और अन्य शेष खनिज लवण पदार्थ कितने होते हैं? 2.5%। कई बार आता है कि मूत्र में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो 95%, ये आपको याद रखना है, और यूरिया 2.5% मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आ गया है। क्या है प्रश्न? कि अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े की, यकृत की, हृदय की, वृक्क की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, सभी दोस्तों का वेलकम, अभिनंदन है, सभी को नमन है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? हम बात करेंगे वृक्क की बात करेंगे। अपोहन या इसे ही डायलिसिस कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हिंदी में डायलिसिस हो गया और आपकी इंग्लिश में डायलिसिस और हिंदी में अपोहन बोलते हैं। अपोहन या डायलिसिस जो होता है रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। इस डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही से या सही तरह से कार्य नहीं करते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी था। गुर्दे से जुड़े रोग, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो यही आपका अपोहन कहलाता है। 15वां प्रश्न दिया गया है। क्या प्रश्न दिया गया है? कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय, अंड ग्रंथि, अंडवाहिनी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर किसकी बात करें? सभी कमेंट कीजिएगा। जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, हम ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, इसमें दो होता है। एक होता है इंटरनल होता है निषेचन, जब क्रिया मादा शरीर के अंदर होता है तो इसे आंतरिक इंटरनल कहते हैं। और अनिषेक भी होता है जनन। इसमें क्या होता है? बिना निषेचन के जनन की क्रिया को अविशेष जनन कहते हैं। ठीक है। इसमें मादा युग्मक और नर युग्मक के संयोजित हुए बिना युग्मज बदल दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा भी जाता है आपका। ठीक है। अब देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न। 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और दोस्तों 5 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों फ्री में नोट्स, जी हाँ, जायसवाल सर के माध्यम से फ्री में, इस फैमिली के माध्यम से फ्री में सभी को नोट्स पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है। और कहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है? तो आपको ज्वाइन करना क्या है? टेलीग्राम में अगर ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप इंस्टॉल कर लेना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर, आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे लगभग हज़ारों लोग फॉलोअर्स है, वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ये सारा फ्री में मटेरियल उनको मिलता है, उनको भी बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट फैमिली है, एजुकेशनल फैमिली है, आप लोगों का परिवार है, आवर फैमिली है। इसलिए सभी लोग प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, क्लासेस डेली जरूर ज्वाइन करें। ठीक है। बात करेंगे 16वें प्रश्न की। प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का, अल्ट्रावायलेट किरणों का, गामा किरणों का या अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है? तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए कि बच्चा कैसा है, स्वस्थ है, इसकी जानकारी के लिए आपके अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। और भ्रूण अपने विकास के शुरुआती चरण में प्रथम कोशिका विभाजन से लेकर जन्म, प्रसव या अंकुरण तक एक बहुकोश की डिप्लॉयड यूक्रायोट होता है। इंसानों में इसे निषेचन के 8 सप्ताह तक, मतलब आपका एलएमपी के 10वें सप्ताह तक भ्रूण कहा जाता है और उसके बाद में भ्रूण की बजाय इसे गर्भाशय शिशु या फेट्स कहा जाता है। 17वां प्रश्न क्या दिया गया? स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यह है कि स्त्रियों का नसबंदी क्या कहलाता है? वैसेक्टोमी, साइकेडेमी या ट्यूबेक्टोमी कहलाता है या न्यूरोटोमी कहलाता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राइट ऑप्शन होगा ट्यूबेक्टोमी, ये आपको ध्यान देना है। फीमेल में क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी, और मेल में क्या होता है? वैसेक्टोमी। ये आपको ध्यान देना है। दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस की बात करेंगे अगर, ईवीएस का जो प्रमुख पार्ट कहलाता है आपका, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? गर्भाशय, अंडाशय, अपरापोशिका या बीजांडन की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, भरपूर कमेंट करना है, प्रिपरेशन को बेहतर करना है, तैयारी को जोरदार करना है, क्योंकि सिलेक्शन पाना है, अपने सपने को साकार करना है, अपने माता पिता के सपने को साकार करना है। जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, साल 2 साल से लगे हुए हैं, उन सपने को साकार करने का समय आ चुका है। तो राइट ऑप्शन होगा, हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। ठीक है। आप देख लेते हैं 2 प्रश्न और महत्वपूर्ण बच्चे, इनको भी कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को भी, इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं।
पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, हमने जस्ट पिछले में बात किया था। फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल का आपका होता है टीवेक्टॉमी, और मेल का क्या होता है वैसेक्टॉमी, ये आपको ध्यान देना है। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन से ग्रंथि नहीं है। देखिए आपने सुना होगा थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत, पीयूष ग्रंथि जो कि सबसे बड़ी ग्रंथ है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल के साथ। देखिए यकृत या लीवर शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। प्लीहा, अग्नाशय, अंड ग्रंथि, डिंब ग्रंथि, इन सब की ग्रंथियों में ही गणना की जाती है। और अमाशय की भित्तियों में बहुशंख के स्थिति में पाचन ग्रंथियां जठर रस का निर्माण करती हैं। देखिए जठर रस का कौन निर्माण करता है, प्राचीन ग्रंथियां जठर रस का निर्माण करती है। जठर एक क्या है, एक ग्रंथि नहीं एक रस है। और यहाँ पर क्या पूछा गया, ग्रंथि नहीं है, तो जठर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक रस हो जाएगा। और ग्रंथि कौन हो जाएगी, थायराइड, अग्नाशय, यकृत, ये तीनों ग्रंथियां हो जाएंगी। और यही यहाँ पर इसलिए डिटेल के साथ लेकर आए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जठर रस का निर्माण करती कौन, ये ग्रंथियां करती हैं। और इसी प्रकार के सारे क्षुद्रांत की भित्तियों में स्थित असंख्य ग्रंथियां भी रसोत्पादन करती हैं, जो आंत के भीतर पहुंचकर पाचन में सहायक होता है। और कर्णमूल, जिह्वा द्वार तथा अधोहन ग्रंथियां लाल रस बनाती हैं, जिसका मुख्य काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को पाचन या पचाकर ग्लूकोज या डेक्सट्रोज बनाना। और त्वचा भी असंख्य सूक्ष्म ग्रंथियों से परिपूर्ण होता है, जो श्वेद या पसीना तथा त्वग्षना या शम जिसे बोलते हैं वह बनाती है। तो दोस्तों ये क्लास, ये सेशन आपको कैसा लगा। टोटल 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, बेहतरीन डिटेल के साथ किया। और हर एक क्लास हर कंसेप्ट ऐसा ही करते हैं, तो ज्वाइन करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। मिलेंगे जल्दी दोस्तों, मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर, नेक्स्ट मॉडल पेपर मिलेंगे। तैयारी को बेहतरीन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतरीन कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर पाना है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।